फ्रेश इस घर की बिटिया। आदाब, नमस्कार। हिंदी पाठशाला के दूसरे एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। जिस तरह से आप जानते हैं कि पहले एपिसोड में हमने हिंदी के इतिहास के ताल्लुक से बातचीत की और आज दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे सुरों के मात्राओं के हवाले से। पहले एपिसोड में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सब्जार अहमद और आज भी हमारे साथ डॉक्टर सब्जार अहमद ही मौजूद हैं। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से थोड़ा बहुत हमने पिछले एपिसोड में स्वरों के मात्राओं के ताल्लुक से बातचीत की थी, आज हम उसको कंटिन्यू करते हुए अपने दर्शकों को बताएंगे कि स्वरों के मात्राओं का इस्तेमाल कहाँ और किस तरह से होता है। जी, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने खाली स्वरों को जाना था जी कि कितने इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी नंबरिंग कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में जी और इनको किस किस नाम से हम पुकारते हैं या जानते हैं, इनकी मात्राओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारा डिस्प्ले और हो रहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि ये मात्राहीन है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं होती। और उसके बाद आ अगर हम इससे कोई शब्द बनाना चाहे तो आम, काम, यहाँ पे हमारे दर्शक देख से जो कि ब्लू में लिखा एक वर्ड दिख रहा है, शब्द दिख रहा है, काम लिखा हुआ है। तो जो क और म के बीच में जो आप ये खड़ी डंडी देख पा रहे हैं, तो इसको आ की मात्रा है। ये क में आ की मात्रा जोड़ दिए, फिर म, क आ म, काम। और इसी प्रकार से ई की बात करें तो इसमें मैंने एक बात पिछले एपिसोड में भी कही थी कि इसके साथ क्या है कि जब भी इस मात्रा का प्रयोग करना होता है हमें, तो ये शब्द से या अक्षर से पहले डालना होता है, अक्षर से पहले इसका प्रयोग करना होता है। लाइक कि इसके साइड में मैंने किताब लिखा है, किताब। अगर हम ऐसे देखें फिर हम सोचें कि उसके बाद इसकी मात्रा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये क से पहले ही है जी। लेकिन पढ़ने में इसको क के बाद पढ़ना है। लेकिन लिखने में जब हम इसको लिखते हैं तो लिखना इसको अक्षर से पहले ही है। छोटी ई, जिसको हम छोटी ई भी बोलते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो अक्सर क्या होते थे, हमारे टीचर्स वगैरह वो कहते थे, वो हम इसको बोलते थे छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई। तो अगर हम उस दृष्टि से देखें तो जो ये छोटी ई होती है, ये अक्षर से पहले लिखनी थी। क में एक की मात्रा डाल दी कि, फिर त आ ब ताब। आप देख लीजिए कि लिपि के हिसाब से कितनी वैज्ञानिक, कितनी सुलझी हुई लिपि है ये। बिल्कुल कि हम लिखते समय में, मतलब लिखते लिखते ही समझ जाते हैं कि हम लिख क्या रहे हैं। यानी एक एक स्वर जो है बिल्कुल अपनी एक ध्वनि है, उसमें अपनी एक आवाज वो मतलब ये डिस्प्ले कर रहा है। करता है। तो एक के बाद फिर ई लिख लीजिए आप। नीति, पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, नीति, या बीती, आप बीती लिखते हैं, हम बीती। तो ये जो ई की मात्रा है तो ये उल्टा चलता है, उल्टा। जैसे उसमें मैंने कहा था ये यहाँ की ओर बाएं की ओर मुड़ती है, दाएं की ओर, लेकिन जो ई की मात्रा है वो बाएं की ओर ही मुड़ जाती है जी। अगर हम जो हमने किताब शब्द का यूज किया था एक की मात्रा दिखाने के लिए, अगर हम उसी किताब में क में ई की मात्रा डाल दी, एक की जगह ई की मात्रा डाल तो कीताब बन जाएगा। हाँ, तो थोड़ा लंबा खींच जाता है। आप देखिए कि मतलब हर छोटी छोटी बारीकियों या छोटी छोटी चीजों का इस लिपि में ध्यान रखा गया है, ताकि पढ़ने वालों को, लिखने वालों को कोई डाउट ना हो, कोई डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम इंग्लिश की तरह टीएच को दे पढ़े, ठे पढ़े, या सीएटी। वहां पे आप देखिए छोटी छोटी एग्जांपल्स के जरिए कि सीएटी हम लिखते हैं कैट, तो सी यहाँ पे क, मान लीजिए देखिए कि लाइक कि कीफ या क की आवाज निकलता है, लेकिन उसी में अगर हम सी को सीट में लिखेंगे, सीईएटी, तो सीन की आवाज निकलता है।
तो एक जगह क, एक जगह सीन। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि हिंदी की तुलना में, हिंदी एज कंपेयर टू हिंदी, अंग्रेजी भाषा सीखना ज्यादा टफ है। तो क्योंकि उसका मेन रीजन है यही, इसका स्क्रिप्ट, इसकी वैज्ञानिकता, क्यों इतना सरल है, इतनी व्यवस्थित है कि बिल्कुल हर कोई छोटी चीज का भी ख्याल रखा गया है और उसी हिसाब से इन अक्षरों का, इन वर्णों का निर्माण किया गया है। और फिर ई के बाद आप देख लीजिए उ की मात्रा। ये क्या होता है कि ये अक्षर के नीचे यूज होती है जी। जैसे मैंने पहले ही कहा, जैसे आप ये बीच वाला कॉलम देख पा रहे हैं, जो ये आप सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल का दिखाने का मतलब है ये कोई अक्षर है वहां पे। कोई भी अक्षर हो सकता है, ये क हो सकता है, ये ख हो सकता है, ये ग हो सकता है, च, त, थ, य, र, ल, कोई भी अक्षर हो सकता है। तो फिर इनके दिखाने का मतलब है कि ये जो मात्रा है ये इस अक्षर के कहां पे यूज होगी। आप मान लीजिए कि ये जो लास्ट वाला है उ, जो ऊ की मात्रा है, अगर हम इसको भी साइड में लिखते जाएंगे, न फिर साइड में लिखेंगे या ऊपर, तो बिल्कुल गलत है। वो दिखा रहा है वहां पे, वो डिनोट कर रहा है कि ये जो मात्रा है ये अक्षर के नीचे हमें यूज करनी है। कौन सी मात्रा अक्षर के नीचे यूज करनी है, कौन सी मात्रा हमें अक्षर के ऊपर यूज करनी है, और कौन सी मात्रा हमें अक्षर के दाएं ओर यूज करनी है, कौन सी मात्रा हमें अक्षर के बाएं ओर यूज करनी है। हर चीज जो है हमारे इस हिंदी भाषा में वो बिल्कुल एक तरफ से शफाफियत के तौर पर हमारे सामने है कि आपको कंफ्यूज होने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है, क्लैरिटी के साथ है। बिल्कुल, ये हिंदी भाषा मैं इसको कहता हूँ कि एक सुलझी हुई भाषा है, ये सुलझी हुई भाषा है। और ये इतनी हिंदी की और एक हिंदी भाषा की और एक खूबी ये है कि ये जिसको हम इसमें नैरोनेस नहीं है कि मतलब ये ओपन है हर किसी के लिए। इसमें देखिए आप फारसी के शब्द देखेंगे, जैसे हम किसी तौलिया या तुर्की शब्द वो हम यूज करते हैं, तो इस प्रकार से इसने इस भाषा में मतलब इतनी सरलता का ध्यान रखा गया है कि कोई भी पाठक या कोई भी इच्छुक हिंदी को जानने वाला जो इच्छा रखता हो हिंदी को पढ़ने के लिए, सब सीखता है। वो जैसे हम अभी वॉवल से आप देख लीजिए कि बच्चे, खासकर विशेष रूप से बच्चे या विशेष रूप से जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी है, क्योंकि अभी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इस पे ज्यादा अहमियत, इस पे ज्यादा दिशा निर्देश जारी होते रहते हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि आज का ये प्रोग्राम, इस प्रकार का कार्यक्रम उनके लिए बहुत लाभदायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस कार्यक्रम में प्रसार भारती का प्रयास ही यही रहा है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, ताकि किसी एम्प्लॉय को, किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी को ये ना लगे कि अचानक से हमारे सामने ये ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या, हम इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका कार्यान्वयन कैसे करेंगे। तो इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य यही है कि हम बिल्कुल शुरुआत से इसकी शुरुआत करें। तो हम यहाँ पे मात्राओं की बात कर रहे थे, तो उ की मात्रा ये हम जो इसके लिए शब्द मैंने यहाँ पे यूज किया, पुल, प लिखा हुआ है, उसके नीचे आप देखिए ये कैसे इसको ये हाफ सर्कल जैसा बना हुआ है। उ की मात्रा यही है, प उ फिर ल, पुल, या जैसे हम बोलते हैं कुल, कुल में भी बिल्कुल वैसे ही आएगा, खाली अक्षर बदलेंगे लेकिन मात्रा नहीं बदलेगी। जैसे ये पुल दिखा रहा है, जैसे ये पुल दिखा रहा है। फिर प की जगह क हमें यूज करना है, उसके नीचे ऐसी उ की मात्रा, फिर ल, कुल। तो इस प्रकार से ये जो मात्रा है बिल्कुल इनका इजीली हम मतलब अपनी इच्छा अनुसार जिसको हम कहें कि जो भी हम लिखना चाहे उस हिसाब से इच्छा अनुसार, ऐसा नहीं कि हम कोई भी मात्रा कहीं पे भी, जैसा कि मैं देखता हूं कि हमारा जो क्षेत्रीय प्रभाव जो होता है, हम खासकर हिंदी क्षेत्र से, नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया से, हमारी कश्मीर घाटी, और जो राजभाषा के लिए इन्होंने राज्यों को जो इसका वर्गीकरण हुआ है, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र में, तो वो इसी बेस पे किया गया है कि क क्षेत्र में उन क्षेत्रों को रखा गया है जो हिंदी भली भांति जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं। फिर ख क्षेत्र में उन क्षेत्रों को जो थोड़ा बहुत जानते हैं, हाफ, और फिर आते हैं ग क्षेत्र जो हिंदी को पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो उस हिसाब से जो हमारा कश्मीर क्षेत्र है, ये क्षेत्र ग में आता है, तो उनके लिए जरूरी है कि हम स्वरों से शुरुआत करें, शुरू से ही शुरुआत करें। तो उस हिसाब से ये जानते होंगे कि पुल, उसके बाद ऊ की मात्रा आप देख लीजिए, बिल्कुल एक, अगर हम ई की मात्रा दाएं की ओर करते हैं,
ई की मात्रा बाएं की ओर, उसी हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे कि उ की मात्रा सीधे बाएं की ओर मुड़ती थी, ये भी अक्षर के नीचे आती है, लेकिन ओ की मात्रा क्या है कि बाएं की ओर ही मुड़ जाती है, दाएं ओर ही मुड़ जाती है। आप देखिए सूचना में इसका यूज कैसे किया गया, इसका प्रयोग कैसे किया गया है कि पहले स अक्षर लिखा हुआ है, फिर स के नीचे इसको लिखा गया है। बिल्कुल इजीली इसको देख के आप घर में इसका अभ्यास कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इजीली इसको सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। स में ऊ की मात्रा सू च, सूच, फिर न में आ की मात्रा, जो हमने शुरुआत में आ दिखाया था, यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे जो आ है खड़ी डंडी, उसी खड़ी डंडी का प्रयोग यहाँ सूचना में भी अंत में किया गया है। यहाँ पे इसमें दो मात्राएं यूज हुई है, एक तो ऊ की मात्रा, पहले स के नीचे ऊ की मात्रा रखी गई है सु, फिर न में आ की मात्रा, अंत में फिर दोबारा आ की मात्रा डाल दी गई है सूच ना, और उसके बाद रि, आप देखिए ऋषि, ऋषि शब्द का हम इससे बन जाता था। ऋतु, ऋतु मीन्स मौसम जो भी होता है, ऋतु, या कृपा, मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी। आप देखिए ये कैसे, ये उल्टा, देखिए आप छोटा सा सी आपको अंग्रेजी का जैसे दिखेगा, कृपा, ये क और र, अगर हम क की जगह र लिखेंगे तो करपा बन जाएगा, करपा बन जाएगा। आप देखिए मतलब आप देखिए कितनी बारीकी से इसको देखा गया है और इनका निर्माण हुआ है। ये भी र ही है, ऋषि, इससे जो शब्द बनता है ऋषि, ऋषि है। अगर पढ़ने में देखें तो ऋषि, लेकिन यहाँ पे कृपा में हम वो वाला यूज नहीं कर सकते क्योंकि करपा बन जाता है। तो इसलिए इसकी मात्रा आप देखेंगे छोटा सीसा, ये क और र को मिक्स कर देता है, कृ। जहां पे भी इस प्रकार के वर्ड आपको मिलेंगे, कृपा, ग्रहण, गृह, गृह का मतलब होता है होम, घर, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, तो उसमें भी इसी रि की मात्रा का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे कृपा में फॉर या काइंड हम लिखते हैं, कृपया इसको कर दीजिए, मेहरबानी करके इसको कर दीजिए। तो उसके बाद ए की मात्रा देखिए, आप देखिए कहां पे है ये, आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, गोल जो हमने कहा था कि ये अक्षर को डिनोट करता है, बिल्कुल अक्षर के ऊपर एक खड़ी ऐसे स्लैंट करके एक लाइन खींच दी है। यहां पे मैंने एक शब्द लिखा है देश, द, जो पहला अक्षर है वो द है, फिर द के ऊपर आप देखिए एक टेढ़ी सी लाइन खींची हुई है, ये इस ए की मात्रा है, द ए फिर श, देश, या इसके बदले हम कोई और भी शब्द लिखते हैं, वेश, हाँ, या केला, क एक, वहां पे भी बिल्कुल क के ऊपर ऐसी लाइन खींचनी है, केला, या हम बोलेंगे रेखा, र के ऊपर ए की मात्रा, फिर ख खा, रेखा। तो उस हिसाब से ये अक्षर के ऊपर इसका प्रयोग होता है। या फिर उद्देश्य, उद्दे, हाँ, द में द के ऊपर फिर आ जाएगा। फिर ओ की मात्रा इसी के बाद, ओ की आप देखिए जो पहला जो स्वर है, मूल स्वर जो है, उसका जो दूसरा पार्ट है, आप देखिए दूसरा पार्ट है खड़ी डंडी, और उसके ऊपर ऐसी ही वो स्लैंट लाइन, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन खींचिए, ये इसकी मात्रा है। जैसे यहां पे मैंने लिखा है तोता, तोता, त ओ तो, फिर त आ ता, यहां पे भी दो मात्राओं का इस्तेमाल किया गया है, तोता। या इसके बाद हम लिख सकते बोतल, ब में ओ की मात्रा, बो, तल तल, बो, सो, रो, को, खो, खोना, उसमें भी यही हाँ इसी मात्रा का प्रयोग होगा, ख ओ खो न। जैसे यहाँ पे त ओ तो, पहला जो अक्षर है वो त है, उसके बाद ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, उसके बाद दोबारा से त, उसके बाद आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अगर हमारे दर्शकों को ये याद हो कि हमने आ से स्टार्ट किया था, तो क्योंकि अ जो मैंने कहा था वो उसमें मात्रा नहीं होती, उसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो आ से हमने स्टार्ट किया, जो हमने पहला मात्रा वाला स्टार्ट किया था, उस मात्रा का प्रयोग यहाँ पे अंत में किया गया। अब हम बात करेंगे अंग और आह के मात्रा के ताल्लुक से, वो आप हमारे दर्शकों को प्रेजेंटेशन के जी बिल्कुल। यहाँ पे आप देखिए
अंग और आहा बिल्कुल समान दिखने वाले ये स्वर है जी। ये बिल्कुल समान दिखने वाले वर्ण है। आप देखिए इनका आकार भी है जो किस आकार से बने हुए बिल्कुल आपको सेम टू सेम जैसा लगेगा, बस हल्का सा इनमें डिफरेंस है। जैसा कि पहले यहाँ पे अ और आ आप देख लीजिए, पहले जो दो वर्ण है बिल्कुल आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, खाली हल्का सा उसमें एडिशन जी। आ में किया गया है। अ के बाद आ जब हमने लिखा था, हमने एक डंडी का एडिशन किया था तो आ बन जाता है, इसका दीर्घ स्वर बन जाता है, दीर्घ रूप बन जाता है। तो उसी प्रकार जब हम यहाँ पे दोबारा आप देखिए अ और अ जैसे लिखा हुआ है, फिर अ के ऊपर एक बिंदी डाली गई है तो अंगा बन जाता है। जैसे उसकी जब हम मात्रा की बात करें तो बिल्कुल एक छोटा सा जो डॉट होता है, बिंदी हम बोलते ही है, मतलब डॉट जो होता है बिंदी, हाँ उसको हम बिंदी बोलते हैं हिंदी में, डॉट को। एक बिंदी बिल्कुल शब्द के ऊपर या कभी कभार दो शब्दों के सेंटर में इसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे अंगूर मैंने लिखा है जी। अगर हम लिखते अ के इसके बदले हम न ही लिखते, अगर कोई पूछ सकता है कि हमने अ न अन फिर क्यों, फिर वो अंगूर बन जाएगा, अंगूर बन जाएगा। हाँ क्योंकि हमने इसको अनुनासिक बोलते हैं, नेजल साउंड। नेजल साउंड, हाँ अंग मतलब नाक से इसका ये प्रोनाउंसिएशन होता है, अंगूर, ठीक है। ऐसे, या अगर हम दूसरा इसका अगर हम फॉर इंस्टेंस लंगूर, उसमें भी ग के ऊपर या ल के ऊपर यही बिंदी हमें सिंपल रखनी है, तो उसका ये स्वर बन जाता है, नेजल साउंड उसका बन जाता है। तो उस हिसाब से ये यहाँ पे इस तरह से इस मात्रा का प्रयोग होता है। उसके बाद आहा, या इसको हम विसर्ग भी बोलते हैं। और इन दोनों को मिला के यदि हम फिर ग्रामेटिकली बात करें तो पहले वाले अंगा को हम बोलते हैं अनुनासिक, दूसरे वाले को बोलते हैं आहा को बोलते हैं विसर्ग, और दोनों को मिला के फिर हम बोलते हैं आयोगवा। ठीक, हाँ ये मतलब आप देखिए इन दो के लिए कितनी मतलब मतलब जोड़ा गया है, बिल्कुल। इन दो के लिए फिर अलग नाम आयोगवा। तो आहा की जो मात्रा है वो सिंपली 2 डॉट्स है, लेकिन ये 2 डॉट्स कहाँ पे, ये ना तो ऊपर ना नीचे, ये शब्द के बिल्कुल दाएं साइड। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे ऐसा लग रहा है कि सिमिलैरिटीज तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, लेकिन अब इसको समझ के परख के इसको सीख लेना और बाद में इसको राइट अप करना, आपको नहीं लगता है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, या थोड़ा समझने के लिए थोड़ा टिटबिट दीजिए ताकि दर्शक हमारे थोड़ा बहुत आसानी से इसको समझ यदि पाए। हम अगर हम स्वर समझने की बात करें, क्योंकि शुरुआती वही से होती है, अगर हम स्वर समझने की बात करें तो मैंने नंबरिंग में क्या कहा था कि टोटल आयोगवा को मिला के 13 होते हैं जी। जहाँ जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था अ से, फिर यहाँ पे हमने इसका अंत किया, तो टोटल कुल मिला के कितने बनते थे, ये 13 बनते थे। और या इस स्लाइड के माध्यम से एक ही स्लाइड पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जी, बिल्कुल। कि आप देखिए इसमें से भी अब सोचिएगा कि 13 के 13 मतलब कैसे याद रखेंगे। तो आप देखिए कि इसकी डिजाइनिंग कैसी हुई है, पहला और दूसरा, पहला दूसरा, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13, आप देखिए सारे एक जैसी आकृति के बने हुए। बिल्कुल। तो यदि आपने पहला स्वर सीख लिया तो फिर उसके बाद मान लीजिए कि आपने 1 2 3 4 5 6 स्वर आपने सीख लिए। खाली एक स्वर सीखने से आपने 6 स्वर आप सीख जाए, खाली उनमें से फिर हल्का सा एडिशन करते जाएंगे, आपका और एक स्वर सीख जाएंगे आप। तो उसी प्रकार से आप फिर थर्ड और फोर्थ देखिए, ए ई दोनों सेम है, खाली ऊपर इसको एक छोटा वो सी सा बना हुआ है, तो मतलब ये अलग आपका ई बन गया, अलग साउंड। फिर उसी प्रकार से 5th and 6th ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऊ से फिर अगर हम इसके ऊपर चंद्रबिंदी डालेंगे तो ऊंचा, ऊंचा। हाँ, तो इस प्रकार से आप देखिए कम से कम एटलीस्ट कम से कम पहले के 2 तो मिल ही जाते। बिल्कुल। आप देखिए सेम बिल्कुल पैटर्न के है ये, खाली हल्का सा एडिशन अ के बाद आप अगर आप मैं आपको एक छोटा सा मतलब एक टिटबिट देता हूं कि कैसे सीखते हैं। 3 जब भी आपने अ लिखना होगा तो आप
नंबरिंग वाला 3 लिख दीजिए। आप 3 लिखेंगे, आप देखिए बिल्कुल 3 बना हुआ है, इंग्लिश ये काउंटिंग का 3 लिखा हुआ 3 है। लिखा हुआ है, हाँ, बिल्कुल। फिर उसके बीच में से जहां पे 3 है उसके बाद उसके बीच में से लाइन खींच के फिर खड़ी डंडी 1 लिख दीजिए, तो आपका अ बन गया। अब आप कहेंगे कि ये ऊपर वाली जो हर किसी स्वर में, ये ऊपर वाली आप ये लाइन देख रहे हैं, ये ऊपर वाली लाइन ये खींची हुई है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं शिरोरेखा। इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इसको बोलते हैं शिरोरेखा। शिरोरेखा। ये आपको प्रत्येक स्वर, प्रत्येक व्यंजन, ये हर किसी के ऊपर लगभग आपको दिखाई देगी। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप मान लीजिए ये आ की बात हम करेंगे, आ की बात करेंगे, अगर इनके ऊपर ये डंडी आप नहीं डालेंगे तो लगेगा कि ये दूसरी डंडी है, पता नहीं किसी और के साथ है या क्या है। तो ये जो शिरोरेखा क्या है, ये इन वर्णों को या इन अक्षरों को एक स्वस्थित रूप से जोड़ती है। तो ताकि पाठकों को पाठक पढ़ने वाले जो भी है उनको कोई ये संदेह ना हो, उनको कोई कंफ्यूजन ना हो पढ़ने में, या उनको मात्राएं मिलाने में, समझने में, बिल्कुल मात्राएं मिलाने में कहीं भी कोई दुश्वारी ना हो। बिल्कुल। तो आसानी से हम अगर एक लफ्ज, एक शब्द को सीखेंगे तो जाहिर है कि वो हमारे साथ किसी न किसी दूसरे, तीसरे, चौथे शब्द को सीखने के लिए हमें मदद मिल सकता है। जी बिल्कुल, मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, मिलते जुलते हैं। इनकी जो शैली है बिल्कुल आपस में मिलते हैं। आप एक सीखेंगे तो आप लगभग मान लीजिए कि 4-5 सीख। बिल्कुल। थोड़ा सा हम जो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, हम थोड़ा सा ब्रीफ में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या साउंड्स और किस तरह का हम इसमें मात्राओं का इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम दोबारा कि अ इस वर्णमाला, इस संपूर्ण को, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स है फ्रॉम A to Z, जी उसी प्रकार से जो अ से लेकर फिर ह तक वहाँ कॉन्सोनेंट्स में चले जाते हैं। इस पूरे ग्रुप को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। जी। वर्ण मीन्स अल्फाबेट्स, माला मीन्स आप जानते हैं, हाँ, एक साथ पिरोई हुई माला, वर्णों की पिरोई हुई एक माला, इसीलिए उसको वर्णमाला बोलते हैं। उस वर्णमाला में जो पहला, उसमें पहले देवनागरी में पहले वॉवेल्स लिखे जाते हैं तरतीब में, उन वॉवेल्स के बाद फिर कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं। और जैसे यहाँ पे पहला वॉवेल, जो वॉवेल है वो है अ है, उसके बाद आ, उसके बाद ए, ई, ये हो गए फर्स्ट 4, ठीक, फर्स्ट 4। उसके बाद ओ, ऊ, रे, ए, आई, ओ, आओ, अंग, आहा। ये हमारे कुल मिला के 13 जो वॉवेल स्वर होते हैं। जी। फिर आगे यदि हम फिर इनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से समझे कि प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है, तो फिर अ से अनार, तो यहाँ पे सीखे, जो जब हम अनार शब्द का यूज करते हैं तो बहुत सारों में यह है कि सर हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, हमें इसको प्रोनाउंस करना नहीं आता। तो अनार तो सभी बोलते होंगे ना, बिल्कुल, भले आप अ नहीं बोल पाए, लेकिन अनार तो आप बोलते ही होंगे। तो जो अगर हम उस वर्ड को मतलब ब्रेक करेंगे, तो हम पहले आ ही बोलते हैं, दैट इज व्हाट इट इज, यही है, अ ही है ये आ। उसके बाद आम, जब हम आम बोलते हैं, बिल्कुल, इसको खींच के बताना है, दीर्घ स्वर इनको बोलते हैं, लंबे वाले, दीर्घ मीन्स लंबा वाला, बिल्कुल, हाँ, आम। या इसके साथ हम दूसरा शब्द लिख सकते हैं आग, आग में भी यही आएगा, आज, उसमें भी यही आएगा। उसके बाद इमली या इतना, ईख, शुगर केन, जी, ईख, ईश्वर, ईश्वर, ईख तो नहीं करते ज्यादा यूज हम यहाँ पे, लेकिन ईश्वर तो करते हैं। उल्लू, उल्टा, उ है ये, बिल्कुल, ऊन या ऊपर, तो इसको थोड़ा सा खींचना है। यानी ये जो सारे शब्द जो हमारे पास है, कहीं ना कहीं आपस में इनका जो मिलन है, समोय है, कहीं ना कहीं हमें इसमें ये नजर आ ही रहा है, क्योंकि इसमें कई मात्राओं का ही मसला है कि जब हम मात्राओं का इस्तेमाल करते हैं तो एक से दूसरी चीज बन जाती है, लेकिन अगर हम देखने में हमें कोई नजर चीज आ जाए तो
सिमिलैरिटीज कहीं ना जी कहीं बहुत नजर सारे आ रही है। इसमें आप देखेंगे कि इनमें मतलब वर्णों में भी आपस में कितनी समान, चाहे शैली की दृष्टि से बिल्कुल या चाहे उच्चारण की दृष्टि से। बस मैंने आपसे कहा था एक शॉर्ट और लॉन्ग वॉवेल्स होता है, एक होता है लघु स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पे ऋषि, जी एडी, ए से एडी, बिल्कुल, आई से ऐनक, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औरत। जी फिर उस पे यहाँ पे फिर हमने फिर मात्राओं की बात की थी, बिल्कुल, अ की कोई मात्रा नहीं होती। फिर आ, खड़ी डंडी, काम, ए। फिर यहाँ पे किताब, मैंने किताब शब्द का यूज किया था। या कितना हम लिख सकते हैं, या इसमें हम लिख सकते हैं केवल, नहीं, इसमें हम लिख, वो एक ही मात्रा होती है, इसमें हम लिख सकते हैं सिंध, सिंध, हिंद, ओके, या हिंदी। हिंदी में भी खुद में भी एक ही मात्रा आ जाती है हिंदी लिखने में। ठीक, तो उसके बाद एक ही मात्रा, देखिए अ आ ई। आप देखिए थोड़ा सा वो रिदमिक बन जाता है, ये थोड़ा मतलब आप देखिए अ आ ई, ये थोड़ा रिदमिक बन जाता है, बिल्कुल, लय के हिसाब से बन जाता है। फिर उसी प्रकार से ई, फिर उ, पुल, ठीक है, उ, सूचना, रे, कृपा, जी ए, देश, वेश, केला, ठेला। फिर आई, नैतिक, कैसा या जैसा। जी ओ फिर तोता। उसके बाद अंगा और आहा, अंगूर, लंगूर, या और आहा, फिर अतः, क्रमशः, रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल। तो इस प्रकार से इनका फिर प्रयोग होता जाता है। चलिए आज हमने बातचीत की कि किस तरह के स्वरों के मात्राओं का इस्तेमाल होता है और क्या कुछ चीज़ें इसमें ख़ास इस्तेमाल होती हैं जिससे हमें शब्दों को पहचानने में या उनके स्वरों को हम अपने ज़बान से या नेज़ल साउंड जिसको बोलते हैं, हम अपनी नाक से जो आवाज़ निकालते हैं वो कितनी मुख्तलिफ होती हैं। भले ही अगर हमें वो अक्षर दिखने में वो सेम लगे लेकिन थोड़े मात्राओं की वजह से बिल्कुल उसका साउंड जो होता है या माने जो होता है वो तब्दील हो जाता है। और यही खूबसूरती है हिंदी भाषा की। जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा की वो भाषा है जिसको हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और जो हम सोचे, जो हम समझे वही हम लिख भी सकते हैं। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।